वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज। आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं। ये क्लास 11 के एनसीईआरटी में मोशन इन ए प्लेन चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 11 हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किया। बच्चों, सर्कुलर मोशन जो है इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो कौन कौन सी कैटेगरी? एक तो यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जनरली जब किसी पार्टिकल को कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जाता है, मान लीजिए आपने एक सेल लिया, पेंसिल सेल जो खत्म हो चुका है घड़ी में, और आपने उसको एक धागे से बांधा और धागे से बांध के आप उसको ऐसे घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टली। अगर आप कांस्टेंट स्पीड से घुमा पा रहे हैं तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी को जब आप वर्टिकल प्लेन में घुमाएंगे तो वर्टिकल प्लेन में जब आप घुमाएंगे तो जब वो ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होगी नेचुरली, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जा रहा है। और जब वो नीचे आएगा तो नेचुरली उसकी स्पीड बढ़ेगी, ग्रेविटी उसको हेल्प करेगी, तो स्पीड लगातार चेंज होगी। स्पीड चेंज होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हालांकि इन दोनों ही केसेस में, इसको आप अच्छे से समझ लें, ये जो फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, इन दोनों ही केसेस में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हों या वर्टिकल प्लेन में घुमा रहे हों, वेलोसिटी जो है वो लगातार बदल रही है। तो वेलोसिटी लगातार बदल रही है क्योंकि डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, इसलिए इसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा जब भी सर्कुलर मोशन होगा। और वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? हम उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि रेडियल डायरेक्शन में काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज। आर्टिकल 4.11 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज ए सर्कुलर पाथ एट ए कांस्टेंट स्पीड, the motion of the object is called uniform circular motion. The word uniform refers to the speed, velocity के लिए नहीं, अभी speed के लिए है, which is uniform, constant throughout the motion. Suppose an object is moving with uniform speed v in a circle of radius capital R as shown in figure 4.19. तो जैसे यहाँ इस फिगर में आपको देखने को मिल रहा है, माना कि एक पार्टिकल जो है यहाँ घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में। तो velocity of object is changing continuously in direction. The object undergoes acceleration. Let us find the magnitude and direction of this acceleration. तो ये हमें पता लगाना है एक्सेलेरेशन कितना है। बाकी इस डायग्राम से आप एक फैक्ट और समझ सकते हैं, ये सर्कुलर पाथ में घूमा क्यों। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में कंडीशन निकाली थी। प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशन क्या होती है बच्चों? ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड शुड ऑलवेज एक्ट इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। तो वो कौन सा फोर्स था? ग्रेविटेशनल फोर्स था mg, जो हमेशा एक फिक्स्ड डायरेक्शन में काम कर रहा था, जिसकी वजह से पाथ कैसा था? पैराबोलिक था। अब यहाँ पाथ सर्कुलर क्यों है? ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड शुड ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो फोर्स लग गया परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, पार्टिकल घूम गया तो फोर्स लग गया फिर परपेंडिकुलर, फिर घूम जाएगा। हमेशा फोर्स काम करेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर। तो ये जब कंडीशन फुलफिल होगी तो पाथ कैसा होगा, ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी बच्चों? ये होगी सर्कुलर, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। सो पॉइंट P से घूमता हुआ P डैश तक पार्टिकल पहुँचा। इस दौरान इसकी स्पीड कांस्टेंट है v। हालांकि वेलोसिटी में चेंज है, यहाँ वेलोसिटी v है, यहाँ v डैश है, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई है। ये पोजीशन वेक्टर है जो r से हो गया r डैश, और इस दौरान उसने जो एंगल कवर किया वो डेल्टा थीटा है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है pp डैश, उसको हमने डेल्टा r से दिखाया। अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर को लेकर ट्रायंगल बनाता हूँ तो वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच भी एंगल डेल्टा थीटा ही होगा, जो कि रेडियस वेक्टर्स के बीच है। ये अंडरस्टूड है, आप देख सकते हैं। ये वाला वेक्टर GS से दिखाया हमने, ये वाला वेक्टर हमने दिखाया GI से।
और चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से हमने निकाला। बी, ये तो हो गया फिगर A1 या A B। फिगर बी में अगर देखते हैं हम तो सेम फैक्ट है, बस डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो थोड़ी सी चेंज्ड है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द टाइम इंटरवल डेल्टा टी डिक्रीजेस फ्रॉम A to C वेयर इट इज 0। हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम इंटरवल को कम करते जा रहे हैं। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, A से लेकर C तक के फिगर में द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड एट ईच पॉइंट ऑफ द पाथ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियल डायरेक्शन में काम कर रहा है एक्सेलरेशन। सो लेट R and R dash be the position vectors and V and V dash the velocities of the object when it is at point P and P dash as shown in figure। ये हमने मान लिया। By definition, velocity at a point is along the tangent at that point in the direction of motion. The velocity vectors V and V dash are as shown figure 4.19। Delta V is obtained in figure using the triangle law of vector addition. Since the path is circular, V is perpendicular to R and so V dash to R dash. Therefore, delta V is perpendicular to delta R. Since average acceleration is along delta V से अगर उसको दिखा रहे हैं delta V के along है average acceleration, change in velocity के along है, वो कितना है, A बार से उसको दिखाया हमने, delta V by delta T है। The average acceleration A bar is perpendicular to delta R. If we place delta V on the line that bisects the angle between R and R dash, we see that it is directed towards the center of the circle। ये आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन किधर है, towards the center of the circle है। Figure 4.19b shows the same quantities for smaller time interval delta V and hence A bar is again directed towards the center of the circle। फिगर B में भी अगर आप देखें तो सेम फैक्ट फिर से रिप्रेजेंट किया है, towards the center of the circle ये डायरेक्टेड है। डेल्टा T tends to 0, तीसरे फिगर में हम आ गए C में, and the average acceleration becomes the instantaneous acceleration, it is directed towards the center as well। यहाँ पर भी अगर हम acceleration निकालेंगे it is directed towards the center। Thus we find that the acceleration of an object in uniform circular motion is always directed towards the center of the circle। Let us now find the magnitude of the acceleration। अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हम निकालें, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज बाय डेफिनेशन गिवन बाय मॉडुलस ऑफ ए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ये इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया। लेट द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर्स आर एंड, अच्छा ये जो स्टार मार्क है इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे, इन द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 delta R becomes perpendicular to R. In this limit delta V tends to 0 and is continuous, consequently also perpendicular to V। delta V जो है V के perpendicular, therefore the acceleration is directed towards the center at each point of the circular path। तो ये हमने बताया। R dash और R dash के बीच का एंगल थीटा है और वेलोसिटी वेक्टर V और V dash है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर है पोजीशन वेक्टर के, इसलिए उनके बीच का एंगल भी थीटा होगा। देयरफॉर द ट्रायंगल CPP डैश, ये जो ट्रायंगल है जो कि पोजीशन वेक्टर से हमने बनाया, CPP डैश यहाँ देख लीजिए या यहाँ देख लीजिए, CPP डैश formed by the position vectors and the triangle GHI formed by the velocity vectors। ये ट्रायंगल GHI यहाँ देख लीजिए, वेलोसिटी वेक्टर्स ने बनाया। V डैश एंड डेल्टा V आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो साइड्स का रेशो हम इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर द रेशो ऑफ बेस लेंथ टू साइड लेंथ फॉर वन ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो डेल्टा V अपॉन V को हम लिख सकते हैं डेल्टा R अपॉन R। और बच्चों यही है कि इस पूरे डेरिवेशन की, ये डेरिवेशन है जो एग्जाम में आता है सेंट्रीपिटल,
एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन डिराइव करो। कई तरीके से डिराइव कर सकते हैं, ये एक तरीका उनमें से जो एनसीईआरटी में दिया है। अगर आपको ये आसान लगता है आप ऐसे डिराइव करें, आपको रिफ्रेशर का कोई तरीका या आपके नोट्स का कोई तरीका आसान लगता है वैसे डिराइव कर सकते हैं। तो हमने सिमिलर ट्राइंगल से इसको प्रूव किया, एक्सप्रेशन को निकाला, यहाँ से डेल्टा वी आ जाता है v टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। अब जो एक्सेलेरेशन है वो होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वो कंडीशन हमने इसमें लगाई, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा टी से इसको डिवाइड किया। अब हम जानते हैं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज नथिंग बट वी, तो या तो ये तरीका है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को v लिख दो तो v स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, या फिर दूसरा तरीका जो है v क्योंकि कांस्टेंट है v और r दोनों इसे बाहर निकाल दी हमने, वेरिएबल है डेल्टा r जो कि चेंज हो रहा है लगातार, डेल्टा t अगर स्मॉल है और डेल्टा थीटा भी स्मॉल होगा तो p डैश को अप्रॉक्सीमेटली हम डेल्टा r मान सकते हैं। तो डेल्टा r किसके बराबर हो गया, डेल्टा r हो गया जो कि डिस्प्लेसमेंट है ये हो गया v डेल्टा t। तो एक्चुअल में हमने क्या अप्रॉक्सीमेशन लगाया कि टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा होगा, डेल्टा थीटा बहुत छोटा होगा, तो ये जो pp डैश सर्कुलर आर्क के अलोंग पाथ है उसको सर्कुलर आर्क के अलोंग मानने के बजाय हम सीधे डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेट मान सकते हैं। इस आर्क को हम लगभग स्ट्रेट मान सकते हैं जब ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो डेल्टा आर के बराबर वो हो जाएगा, और डेल्टा आर के बराबर हो गया तो वो स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं उसको हम। तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हो गया v के बराबर, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को v के बराबर लिखा, देयरफॉर द सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ac इज, तो हमें सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन मिल गया बच्चों, v बाई आर टाइम्स v यानी v स्क्वायर बाई आर, एंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन है, इसको अगर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल जाएगा सेंटीपिटल फोर्स। Thus the acceleration of an object moving with speed v in a circle of radius capital R has magnitude v square by r and is always directed towards the center. This is why this acceleration is called centripetal acceleration, क्योंकि किधर काम कर रहा है, towards the center, towards the center काम करेगा, तो centripetal, a term proposed by Newton, न्यूटन ने ही ये नामकरण किया था। A thorough analysis of centripetal acceleration was first published in 1673 by the Dutch scientist Christian Huygens. Huygens ने इसका analysis किया, but it was probably known to Newton also some years earlier. Centripetal comes from a Greek term which means center seeking, center की तरफ directed, center को ढूंढने वाला। Since v and r are constant, speed constant, radius fixed है, the magnitude of the centripetal acceleration is also constant, v square by r, magnitude constant है, पर acceleration है बच्चों, ये acceleration में direction होती है, however the direction changes pointing always towards the center, therefore a centripetal acceleration is not a constant vector, ये लगातार बदल रहा है, so centripetal acceleration is not a constant vector, variable है। We have another way of describing the velocity and the acceleration of an object in uniform circular motion. As the object moves from p to p dash in time delta t, t dash minus t, the line CP turns through an angle delta theta as shown in the figure. जैसे कि हमने देखा था अभी, delta theta is called the angular distance, उसको हमने नाम दिया angular distance. We define the angular speed, यहाँ पर हम उसको ला सकते हैं angular quantities को, respective angular quantities को, वो है ओमेगा। एज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ओमेगा को हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। नाउ इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी इज डेल्टा एस के बराबर हो, दैट इज पीपी डैश, अगर वो डेल्टा एस हो, अभी हमने डेल्टा आर माना था, अभी डेल्टा एस हो मान लीजिए, देन वी जो है वो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिखा जाएगा, पर डेल्टा एस जो होता है आर डेल्टा थीटा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, उसी फॉर्मूले से। देयरफॉर यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दूँ तो इधर तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी वी आ जाएगा और इधर आ जाएगा आर ओमेगा। तो यहाँ पे हमने रिलेशन डिराइव कर दिया बच्चों लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच, या लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच, अभी हमने वेक्टर से नहीं दिखाया उसको, तो v इक्वल टू आर ओमेगा। वी कैन एक्सप्रेस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन AC इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड, जहाँ v आया है
उसकी जगह अगर मैं आर ओमेगा लिख दूंगा तो ये फॉर्मूला कई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आने वाला है हमारे। तो मैंने क्या किया, वी स्क्वायर बाई आर में वी की जगह लिखा ओमेगा आर, तो एक्सप्रेशन बिकम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, यानी ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का इसके एक्सप्रेशन का एक और फॉर्मेट क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर, आइदर वी स्क्वायर अपॉन आर और ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू मेक वन रिवोल्यूशन इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड, जो कि हम जानते हैं कि एक चक्कर लगाने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो समय लगता है हम उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसके बाद वो ऑब्जेक्ट ना मोशन रिपीट करता है। एंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड इन 1 सेकेंड, आरपीएस उसको कहा जाता है शॉर्ट में, इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम रिवोल्यूशन पर सेकेंड में नाप सकते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट में नाप सकते हैं, साइकिल्स पर सेकेंड में नाप सकते हैं और हर्ट्ज में नाप सकते हैं। ये सारी यूनिट्स इक्विवेलेंट हैं। हाउएवर ड्यूरिंग दिस टाइम द डिस्टेंस मूव्ड, फ्रीक्वेंसी को बच्चों ने न्यू से दिखाया, दिस सिंबल इज न्यू, ये वी नहीं है, घूमा हुआ वी है, स्लाइटली टिल्टेड। हाउएवर ड्यूरिंग दिस टाइम द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज, एस जो है वो 2 पाई आर है, एक चक्कर पूरा किया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये गौर से देखें दोनों सिंबल को, ये है न्यू और ये है वी, वेलोसिटी का वी। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वी न्यू में, तो सिंबल बनाते वक्त ध्यान से बनाना है। तो v कितना हो गया, वेलोसिटी हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 पाई आर बाई टी, जबकि 1 अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू, तो 2 पाई आर इंटू न्यू। वेलोसिटी का एक और एक्सप्रेशन हमारे पास है, अभी पहले हमने ओमेगा आर से रिप्लेस किया था, अभी रिप्लेस करेंगे 2 पाई आर न्यू से। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हमारे पास ओमेगा आ गया 2 पाई न्यू, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है, तो 1 बाई टी न्यू होता है, तो ओमेगा आ गया 2 पाई न्यू। वेलोसिटी आ गई 2 पाई आर न्यू, सॉरी वेलोसिटी नहीं स्पीड, हम स्केलर फॉर्म में बात करेंगे, ये एंगुलर स्पीड, ये लीनियर स्पीड। तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन आ गया 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। अगर आपको पार्टिकल के घूमने की फ्रीक्वेंसी पता है, टाइम पीरियड पता है, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड दोनों में से एक चीज, तो भी आप उसका सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। एंगुलर स्पीड पता है तो भी निकाल सकते हैं, लीनियर स्पीड पता है तो भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन के बारे में हमने पढ़ा। एग्जाम्पल 4.10 देखते हैं जो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। एन इंसेक्ट, कीड़ा है, ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूव। मान लीजिए आप भी गेम खेल सकते हैं, आपने बचपन में शायद गौर किया हो, कभी खेले हो, चींटी को ट्रैप करना है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रैप एन आंट? बच्चों पानी लो कटोरी में और पानी से उंगली से एक लकीर खींच दो चींटी के चारों तरफ, फर्श चिकना होना चाहिए, तो वो पानी की जो एक लेयर बन जाएगी। अब चींटी उसको पार नहीं कर पा रही, तो उसके अंदर अंदर घूमती रहेगी। तो आप चाहें तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स बना सकते हैं। अब चींटी जो है खाली उसके बीच में जो खाली सूखी जगह बची है जहां पानी नहीं है, उसमें घूमने के लिए मजबूर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना उसको, चींटी को थोड़ा सा खेल के छोड़ देना। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस, उसकी ग्रूव की रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है, मूव्स अलोंग द ग्रूव स्टेडीली एंड कंप्लीट्स 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। ये आपको दिया हुआ डेटा, 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। इसको यूनिट के लिए लाना पड़ेगा, यानी 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, ओमेगा हमें निकालना है। द लीनियर स्पीड v इक्वल टू ओमेगा आर, वो निकालना है। इज द एक्सेलरेशन वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो हमें पता करना है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से वो घूम रही है या घूम रहा है जो इंसेक्ट है। या कैपिटल R 12 सेंटीमीटर, एंगुलर स्पीड ओमेगा ये हो गया 2 पाई बाई टी। तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, फ्रीक्वेंसी से निकाल लीजिए, कैसे भी कई तरीके हमारे पास हैं फॉर्मूले में। तो 0.44 रेडियन पर सेकेंड जो कि ओमेगा की यूनिट है। लीनियर स्पीड भी निकालेंगे तो वो ओमेगा इंटू आर के बराबर, तो 0.44 इंटू 12। तो यूनिट हमने सीजीएस में रखी है यहाँ पर, नहीं तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता। तो 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आ गया हमारे पास। The direction of velocity v is along the tangent to the circle at every point. So acceleration is directed towards the center of the circle. Since this direction changes continuously, acceleration की direction लगातार बदल रही है। Acceleration here is not a constant factor, जो भी मैंने underline भी करवाया था आपको।
हाईलाइट करवाया था. हाउएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जो कि ओमेगा स्क्वायर आ रहे हैं, अगर वो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं तो वो कांस्टेंट आता है 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हमने बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखा. यहाँ अंडरलाइन किया था हमने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर, जो कि यहाँ पूछा भी है, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, तो जवाब है नहीं. तो ये हमने मोशन इन ए प्लेन चैप्टर की थ्योरी एनसीईआरटी से कंप्लीट कर ली. रिमेनिंग समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर, क्वेश्चन एंड आंसर, ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में. कीप ट्यून्ड.